Hello, guys. A very good afternoon. I'm sorry there is a 5 minute delay, so इसलिए थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी. छाया मेधावी श्वेता सैबिस्टन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. शुरू करते हैं अपना. ये आज का जो हमारा सेशन है वो है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है अभी? सैबिस्टन, वेरी गुड आफ्टरनून. एम आई ऑडिबल एवरीवन? ऑलराइट गाइज, तो शुरू करते हैं. हम जरा टॉपिक को ध्यान से सुनिए क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जेबीएस हल्द्वानी द्वारा लिखा गया है और इसके बारे में हम जानेंगे एंड देन इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करूं मैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी delayed, so I think we should start. श्वेता, अब आ रही है आवाज? ओके, सो बेसिकली दिस टॉपिक इज अबाउट, बहुत अच्छा टॉपिक है. आप लोग इसको जैसे एक बार मैंने एक दो टॉपिक्स और ऐसे कराए इन, अगर कोई वाकई एजुकेशन जिसकी अच्छी है तो वो काफी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रखेगा. जैसे किसी ने 11th कर लिया है और इस वाले टॉपिक को सीरियसली ले लिया है तो वो भी ना सोचेगा कि हाँ चलिए मैंने ये पढ़ा है तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मुझे लाइफ में मिला. वरना ज्यादातर चीजें जो हैं वो ऐसी हैं. मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आज अपलोड किया है. आरती का क्लास ले रही थी तो उसका एक शॉर्ट क्लिप था. सो मैंने आरती इंग्लिश मंत्रा, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर अपलोड किया है अभी थोड़ी देर पहले. तो उसमें भी मैंने एग्जैक्टली यही बताया था कि जो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये अजीब है. मतलब ये काफी मतलब फुल ऑफ स्टीरियोटाइप्स है. क्या है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक. इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है एंड आई होप सारी चीजें समझ आ गई होंगी आपको. सो स्टार्ट करते हैं अभी. सो जॉन बर्डन शाल्डर्जन हल्दाने नाम है इनका. हेल्डेन है, हिंदी में हल्दाने लिखा हुआ है. सो वाज अ वर्सेटाइल जीनियस इंसान. ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन at Oxford and then went to London to go research in zoology. Zoology में research के लिए लंदन गए. So basically इन्होंने क्या किया? He was interested in a variety of subjects and at different times held such post as a reader in biochemistry in Cambridge, professor of genetics in London University, and a professor of physiology at the Royal Institute, and professor of statistics and Indian Statistical Research Institute in Calcutta. मतलब आप एक बात ये देख रहे हो कि ये हेल्डेन जो पर्सन है इसका अपना अलग ही काम है. ये इतना इंटेलिजेंट है, ये मतलब वर्सेटाइल जीनियस है. ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? In an autobiographical sketch, he once said that he knew 11 languages. Okay, Haldwani was a Marxist. ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी याद रखना. And used to contribute articles to the Marxist Daily Worker and scientific topics. मार्क्सवादी विचारधारा का भी अपना अलग ही कहना है. तो ये बेसिकली क्या, अब इस विचारधारा के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे. बट अभी मैं ये बता देती हूँ कि ये जो है ना साइंटिफिक टॉपिक्स पर लिखा करते थे अपने आर्टिकल्स, रिटन इन अ स्टाइल व्हिच इवन अ पर्सन विद एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड. मतलब ऐसे लिखते थे कि कोई भी जिसके पास नॉर्मल एजुकेशन हो, बड़े बड़े वर्ड्स का यूज नहीं करना है, नॉर्मल एजुकेशन वाले लोग भी इसे समझ सकते थे. हिज वर्क्स इंक्लूड द वैल्यूज और साइंस इन द फ्यूचर, possible words science and ethics and the inequality of man, from which the present essay is taken. So यहाँ पर present essay में जो साइंस एंड एथिक्स के इनइक्वालिटी ऑफ मैन के जो वर्ड्स हैं वो लिए गए बेसिकली. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. इट इज एन एसे. ओके, अच्छा अब जरा इसको ध्यान से समझना, इसका जिस्ट समझना है. ओके एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिर्फ जिस्ट समझना है एंड ऑन दैट टॉपिक वी विल हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो बस अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं देन एवरीथिंग विल गो फाइन. अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं देन आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. और क्वेश्चन करने के लिए यू जस्ट हैव टू गेट द अप्रोच ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. जैसे आपने स्टार्टिंग में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में आपको अगर बेसिक अप्रोच है तो यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. बस इतना सा करना है आपको. और ये इट इज नॉट दैट मच टफ जितना आपको लगता है. ओके, एटलीस्ट लिटरेचर का टॉपिक उतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है कि हाय ये कैसे होगा. द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन एन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन इज एट प्रेजेंट टू फोल्ड.
देखो क्या इन्होंने कहा है कि जो ऑर्डिनरी मैन है, वुमेन है, ये 2 तरीके से साइंस का असर इनके ऊपर पड़ता है। वी आर बेनिफिटेड बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, हमें सबको इनका लाभ मिला हुआ है। साइंस गिव्स अस मैनी कन्वीनियंट थिंग्स लाइक रेलवे, मोटर कार, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी। साइंस ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, जिसमें से रेलवे है, मोटर कार है, एरोप्लेन है और इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इट हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, इसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, एकदम कंफर्टेबल बना दिया है। और दूसरी बात ये है कि साइंस अफेक्ट्स कॉमन मैन्स ओपिनियंस, ये हमेशा क्या करती है कि कॉमन मैन की जो ओपिनियन है उसको इफेक्ट करती है, राइट। आर आइडियाज ऑफ यूनिवर्स, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, द मैन ऑन अर्थ आर बेस्ड मोर ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। देखो, अब यहाँ पर भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप में ये रैशनल अप्रोच है, सारे लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से, कि अगर आप में ये रैशनल अप्रोच है कि साइंस से हम चीजों का जो मतलब नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब किसी मिस्टीरियसली थिंग से हुआ, मतलब कोई सुपरस्टिशन से हुआ है। इसका ये जो लाइफ जो चल रही है यहाँ पर, ऐसा हम नहीं मानेंगे अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं कि कोई ऐसी मिस्ट्री थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पृथ्वी है, अगर वहाँ जीवन है तो वहाँ मतलब ह्यूमन बीइंग का होना पॉसिबल है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जब भी कोई चीज मान लीजिए किसी कहीं दही के अंदर बैक्टीरिया होता है या किसी भी चीज के अंदर कीड़े होते हैं, वो जन्म लेते हैं क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाता है। तो अब क्या कीड़ों के लिए वो पूरा दही या जो थिंग जो सड़ रही है वो सृष्टि हो गई जैसे हमारे लिए है, तो हमने कहा भगवान ने हमें बनाया है, ऐसी चीजें लेकर के आए। सो ये, हालांकि अब भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं साइंस के मैटर पे कि ह्यूमन का माइंड जो है वो सारी चीजों से ज्यादा डेवलप है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमें ये तो समझ आता है कि पृथ्वी पे मानव का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि सारी चीजें मानव की परिस्थितियों के अनुकूल हैं। हाँ, अब हम बिगाड़ दें वो अलग बात है। नाउ साइंस इज बिलीव्ड मोर देन रिलीजन, साइंस जो है उस पर विश्वास किया जाता है धर्म से ज्यादा। किसने कहा? हालांकि ये लेखक कहता है, यद्यपि thus science has given a new shape to our ideas and opinions. According to the author, science can do us still greater service and benefit. हमारे साथ साइंस बहुत अच्छा कर रही है। अगर आपके अपने कोई आइडियाज हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप लेखक की या आरती गुप्ता की बातों से सहमत नहीं है, सो यू कैन राइट देम डाउन। ओके, at present scientific method is used only by the scientist in research and laboratories, right। जो बहुत सारे मतलब ऐसे मेथड से काम किया जाता है, रिसर्च किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, बट साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड इन आवर डेली अफेयर्स आल्सो। ऑब्वियसली हम अपने रोज के काम जो है वो साइंटिफिक मेथड से ही कर पाते हैं। अगर साइंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो हमारा मतलब माइंड भी हमारा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है। ये किसी मतलब ऐसे नहीं चलता है कि किसी ने कह दिया चलो तो चलेगा। ये माइंड का भी अपना काम है। इट कैन सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम्स। और साइंस हमें ना एक करेक्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट, सो साइंस की अब साइंस की अप्रोच डेवलप करने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं है कि वट एवर वी हैव बीन डूइंग उसमें भी साइंस लगती है। ठीक है, हमें या हमारे जैसे कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि साइंस जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं, जिंदगी जीने का एक तरीका है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हम कहते हैं सनातन धर्म जिंदगी जीने का एक तरीका है, मतलब ऐसी बातें हम करते हैं। ये कोई धर्म मतलब सनातन को नहीं एग्जैक्टली हम कहते हैं धर्म, ये जो जीवन जीने का, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही नहीं, साइंस जो है वो जीवन जीने का एक तरीका है। इट इज अ वे हाउ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ कैन लिव। ओके, द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आर ट्रूथफुलनेस, सच्चाई है, इम्पार्शियलिटी है मतलब कोई भेदभाव नहीं है, रैशनैलिटी यानी तार्किकता है। ओके, सो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के मेन फीचर्स जो है वो सच्चाई है, और यहाँ पर मतलब एक तरीके से इम्पार्शियलिटी नहीं, भेदभाव नहीं है, और तर्क शक्ति है। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो सच्चाई की खोज आपको मिल गई। मतलब साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट मीन सर्च ऑफ ट्रूथ। सच्चाई क्या है? साइंस। मतलब अगर कोई चीज को दूसरे बंदे को विश्वास करना है तो कहेगा प्रूफ करो। ठीक है, अ साइंटिस्ट इज, अब आप लोगों के माइंड में वो बातें नहीं आ रही हैं, मतलब मेरे माइंड में आ रही हैं। सो आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल दीस थिंग्स टू यू आल्सो, कि जब प्रूफ करने के बाद, जब चीजों की असलियत पता चलती है प्रूफ करने के बाद, तो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम जो है ये मतलब 4 तरीके की जो ये मिथ्स फैले हुए हैं इनको नहीं मानते हैं, तो वो भी उसका भी प्रूफ मांगते हैं। मतलब अब मैं शायद आप लोग को मैं नेचर नहीं समझ पा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये बातें शायद ना बोलूं। क्या, अ साइंटिस्ट इज इम्पार्शियल लाइक अ जज। देखो साइंटिस्ट जो है वो हमेशा एक जज की तरह इम्पार्शियल होता है। ही डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड द अदर, बट बिटवीन मैन एंड बॉम्ब। देखो
वो जो है आदमियों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है और मैन एंड वर्म के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है ना? मतलब उसको ये दिखता है कि आदमी तो सेम है, लेकिन आदमी और कीड़ा में साइंटिफिकली डिफरेंस है। अच्छा, अब रिलीजन की बात करें तो बुरा मत मानना। रिलीजन कभी-कभी ऐसा भी बोलता है कि पत्थर में भी भगवान है। पत्थर में भी जान है, सॉरी भगवान निकल गया मुँह से। पत्थर में भी जान है और ये जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, जो नश्वर हैं, उनमें भी जान है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जान है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच ये कहती है कि मैन एंड वर्म में तो साइंटिफिकली डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंस है, बट ह्यूमन बीइंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ही डज़ नॉट ब्रिंग इनटू द स्टडीज हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वहाँ पे ये कभी भी अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात ही नहीं करते हैं कि आपको क्या पसंद है या सामने वाले को क्या पसंद है। वो हमेशा रैशनल बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं, राइट? Secondly, the scientific standpoint is based on reasons. ओके, इट इज नॉट इमोशनल। ये रीजन बेस्ड है, इमोशनल बेस्ड बिल्कुल इमोशनल कहीं नहीं आते हैं, सिर्फ रीजन आते हैं, रैशनैलिटी आती है। इट इज रैशनल, इट केयर्स फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? ये फैक्ट्स और फिगर्स की बात करता है। इट कंसीडर्स आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज एंड डज नॉट अलाउ पर्सनल फीलिंग्स टू इंटरफेयर विद स्टडी और कंक्लूजंस। ये आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज अलाउ करता है, पर्सनल फीलिंग्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता किसी भी स्टडी में और किसी भी कंक्लूजन में। पर्सनल फीलिंग नहीं, आप जो भी सोचेंगे ना, that will be depending upon the facts and figures. Future, sorry, further scientific point of view is also ethical neutral, अगर ethically neutral। आगे देखो, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारी चीजें कैरी करता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। अ साइंटिस्ट डज नॉट रीड एनीथिंग एथिकली, ये एथिकली कोई चीज नहीं पढ़ता। हालांकि एथिक्स इटसेल्फ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थिंग, बट साइंस के मैटर पे यहाँ पे सिर्फ ट्रूथ, फैक्ट्स, फिगर्स, इनका काम होता है। ही इज नॉट लाइक अ जज टू डिसाइड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। वो ऐसा जज नहीं है जो ये कहे कि गलत क्या है सही क्या है, बट फॉर अ साइंटिस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू। समझ रहे हो? सही गलत नहीं, झूठ और सच का पता लगाता है। समझ रहे हो? ही हैज गिव फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स फॉर नॉट मोरल जजमेंट। अच्छा, एक बात बताओ एवरीबडी who is presenting here in my class, क्या आप लोगों को ये बातें समझ आई? whatever I am saying, देखो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई। I have discussed टू पैराग्राफ्स हियर, और उन पैराग्राफ्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना बताया है कि जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बेसिकली बात किसकी करता है? उसमें सच्चाई है, उसमें तार्किकता है, उसमें भेदभाव नहीं है। ठीक है, वो हमेशा सच्चाई के बेस पर चलता है। अगर कोई कहे कि ये कैसे हुआ, ये जादू है, तो वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बैकग्राउंड समझाएगा, तब लोगों को समझ आएगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ जो है, एक चीज होती है इमोशंस। इमोशंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं साइंस में। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको फैक्ट्स, मतलब ट्रू और नॉट ट्रू में फर्क करना पड़ता है, ना कि राइट एंड रॉन्ग में। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दैट टॉपिक। अपने लाइक्स अपने डिसलाइक्स क्या है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ओके, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एट प्रेजेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज मैन पॉइंट। अब एक और प्रॉब्लम है, जो हमारा एवरेज मैन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफी डिफरेंट है प्रेजेंट में। जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लगता है क्या, as an average man always puts his personal feelings, likes and dislikes into the study or discussion of any problem। कोई भी पर्सन, अब ये लिखा हुआ है समरी में, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये बुक में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी एंड बिहार बोर्ड की जो बुक है उसका टॉपिक है ये, और इतना बेहतरीन टॉपिक है कि आप इसको पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। अब आप कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि अगर कोई भी एवरेज मैन बात करता है किसी बारे में, तो वो फीलिंग्स की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की अपने डिस्कशन में, अपनी प्रॉब्लम में उनकी बात करेगा। ठीक है? ही ऑलवेज कॉल्स इट ईदर गुड और बैड। ये से ट्रू और अनट्रू नहीं बताता है, ये अच्छा या बुरा बताता है। ही डज नॉट केयर फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसे फैक्ट्स फिगर्स की क्या चिंता है। टू कंपेयर द कंट्रास्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट विद पॉपुलर काइंड ऑफ थिंकिंग द राइटर गिव्स अस अ फ्यूज। अब इसी जो है, इसी चीज पे और प्रकाश डालने के लिए राइटर ने हमको ना एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। अब एग्जाम्पल दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, मेरी बातों को ना आप लोग को समझना पड़ेगा, बिकॉज मेरी हर बात ना एक अप्रोच आपको बताएगी, so that you could get the answers of the questions। ओके, अगर आपने पहले ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एक क्लास से अपना काफी कुछ अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, और फिर आगे आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा से इनको पढ़ने की, क्योंकि ये आपकी लाइफ से डिपेंड पे मतलब बेस्ड है।
ही टेक्स अप द क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन नेग्रोज। आपको अमेरिकन नेग्रोज के बारे में पता है? आपको तो पता है व्हाइट पीपल उनसे कितना ज़्यादा मतलब उन्हें घिन आती है, बहुत ज़्यादा उनसे हीडियस या नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं अमेरिकन नेग्रोज़ की एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिज़ीज़ अमंग देम, और उनके बीच में जो डिज़ीज़ आती हैं उनकी। अब बहुत सारे जो व्हाइट अमेरिकन हैं, वो ये बोलते हैं कि नेग्रोज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स एज कंपेयर टू व्हाइट मैन। वो कहते हैं जो नेग्रोज है ना, ये एकदम इंफीरियर है, मतलब निचले है व्हाइट मैन के कंपैरिजन में। बहुत सारे अमेरिकन ये बात बोलते हैं। दे आर सेड, ये कहा जाता है, टू बी द करियर ऑफ डिजीजेस, कि ये सब बीमारियों का पुतला है, बीमारियों के वाहक है, ये जहां भी जाते हैं बीमारियां फैलाते हैं। देयरफॉर दे शुड कीप kept they should be kept apart from the white population। इसीलिए इनको हमारी जो white population है उनसे अलग होना चाहिए। एक तो ये white जो लोग होते हैं ना, इनमें अलग ही तरीके का रेसिज्म होता है, जो हम लोग तो हम ब्राउन पीपल तो समझ ही नहीं सकते कि इनमें किस लेवल का रेसिज्म होता है। ब्लैक के लिए या ब्राउन के लिए भी होता होगा ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में। खैर इंडिया की एक बात ये है कि यहाँ पे कहीं पे जैसे किसी किसी जगह पे लोगों में कलर का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं स्किन के। मैंने तो यहाँ स्किन के इतनी वैरायटीज देखी हैं, मुझे पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कोई ब्लैक है, कोई लाइट ब्लैक है, कोई कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई बहुत गोरा है, कोई हल्का गोरा है, कोई एकदम, मतलब कोई ग्रीन है, किसी की स्किन ऐसी लग रही है जैसे ग्रीन कलर है। बहुत ज्यादा, मतलब इतना हमारे वो वैरी नहीं करता है एटमॉस्फेयर जितनी यहाँ के कलर वैरी करते हैं। सो खैर कोई बात नहीं, इंडियन की तो बात ही नहीं कर रहे। इंडिया में कोई ब्लैक नहीं है। इंडियंस जो है ना वो ब्लैक नहीं है। इंडियंस को बेसिकली ब्राउन बोलते हैं। ब्राउन इज अ नाइस कलर। ठीक है, सो वी आर ब्राउन। हाँ, सो इट इज अ बिलीफ ऑफ कॉमन अमेरिकन। साइंटिफिक थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। देखो ये बिलीफ है, जहां पे बिलीफ आ जाए ना वहां पे जरा, कहीं पे अगर कोई बिलीफ वर्ड आ रहा है, किसी की भी बिलीफ की बात की जा रही है, तो ये हमारा विश्वास की बात करेगा। मतलब विश्वास क्या, जो ट्रूथ नहीं हो सकता। बिलीफ जो है वो कभी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस के स्टैंड पॉइंट से देखें, सो आप उसमें कभी बिलीफ नहीं पाएंगे। सो साइंटिफिक थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट। ये बता चुका है लेखक, हमें दोबारा फिर से बता रहा है कि ये किसी के पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मोरालिटी की कदर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि साइंस है। So a biologist would simply state that there are few differences in a physical makeup between a negro and a white man। हाँ, बायोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हाँ पता है कि थोड़े से फर्क हैं फिजिकल मेकअप में, मतलब शारीरिक बनावट में, जो अपीयरेंसेस हैं निग्रो एंड व्हाइट मैन के बीच में, राइट। दीज डू नॉट प्रूव द लेटर सुपीरियोरिटी। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलता है कि व्हाइट मैन सुपीरियर है या निग्रो मैन, समझ रहे हो। फर्दर ही विल पॉइंट आउट, वो ये पॉइंट आउट करिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज अमंग निग्रोज इज वेरी मच रिलेटेड टू द क्लाइमेट कंडीशन एंड लिविंग हैबिट्स। देखो जो डिजीज आती हैं वो उन लोगों से नहीं आती हैं, बल्कि वो क्लाइमेट कंडीशन और उनकी रहने की आदतों से बढ़ती हैं, समझ रहे हो। टू लिव इन अ फील्ड और इन साउथ रीजन सूट्स द निग्रोज, मतलब खेतों में रहना है ना, उनको साउथ रीजन में रहना उनको सूट करता है, धूप होती है। दे आर डिजीज ओनली इन नॉर्थ और इन फैक्ट्रीज। ये नॉर्थ में फैक्ट्रीज में होती है, उन्हें जो भी उन्हें बीमारी होती है, खेतों में तो नहीं होती। दे डाई दे आर मोर क्विकली, वो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं क्योंकि इतनी बीमारियां ही होती है उन्हें। दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, है ना। अब ये जो कंक्लूजन निकला है, ये उन्होंने सच्चाई बताई है कि भाई यहाँ से उन्हें डिजीज लगती है, ऐसे वो बीमार हो जाते हैं, फैक्ट्रीज से लगती है ना। तो इसीलिए उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। और व्हाइट पीपल क्या सोचते हैं कि वो मर गए बिकॉज वो डिजीज के करियर है, तो जहां भी जाते हैं उनको बीमारी से उनकी मौत हो जाती है, उन्हीं से डिजीज निकलती है, उनके कहने का मतलब है। दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, नॉट ऑन पर्सनल लाइक्स। ये भी सब क्लियर हो गया। अगेन द राइटर कंपेयर्स द टू व्यूज, पॉपुलर एंड साइंटिफिक। अब ये दो व्यूज की बात करता है, पॉपुलर एंड साइंटिफिक। पॉपुलर व्यूज डिजीज के रिगार्डिंग आर दिस, दैट द पनिशमेंट गिवन बाय गॉड। समझ रहे हो, पॉपुलर व्यू वहां पे क्या है कि ये भगवान द्वारा दिया गया वो है, पनिशमेंट है, दंड है, ठीक है, क्योंकि ये लोग पापी हैं और द रिजल्ट ऑफ कमिटिंग सिन। लेकिन साइंटिफिक व्यू ये कहता है कि ये डिजीज जो है ये इनका डिसोबीडियंस है, ये अपना क्या करते हैं कि सोसाइटी में गलत तरीके से रहते हैं, कपड़े गंदे पहनते हैं और सैनिटरी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें जो है उस पे बेस्ड है ये सारी चीजें, तो ये बताया गया है। तो आपको ये टॉपिक और क्वेश्चन से और समझ आएगा।
Yes, Sebastian, the reason is the climate conditions are different. और जब जब climate condition different हैं तो और भी चीजें different होंगी। और सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि जनसंख्या का स्तर जो है वो बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पता होगा आप लोगों को। जो हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग मर कम रहे हैं। अब ऐसा नहीं जो आएगा वो जाएगा जरूर, ये तो बात मान ली, चलो ये तो चलो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसका क्या, जो आएगा वो कल जाएगा या कई सालों बाद जाएगा, ये थोड़ी ना मतलब कोई बिलीफ होगा। तो कहने का मतलब है कि लोग ना इतना अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेकर के कि वो जो है वो मतलब अपना ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि वो निपट लेते थे जल्दी, अब आजकल निपटते ही नहीं है, तो कोई क्या करे। पहले लोग मर जाते थे जितने पैदा होते थे, अभी क्या हो रहे हैं कि अगर 10 पैदा हो रहे हैं तो एक भी नहीं मर रहा। 10 के बीच में मतलब किसी की डेथ जैसी कोई चीज हो ही नहीं रही है। अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, ओके, सो अभी ना बात करते हैं हम जरा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। सो लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चंस से भी हम थोड़ा सा टॉपिक को समझेंगे। देखो, व्हाट डज इम्पार्शियलिटी मीन इन कनेक्शन विद साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स? इम्पार्शियलिटी का क्या मतलब है? जो वहां नहीं समझ आया वो यहाँ समझ आ जाएगा। देखो, वैसे आपको पता होगा, सोचो अगर आपके माइंड में है ये कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट इज टू मेक एफर्ट्स टू बी ट्रूथफुल। मतलब यहाँ सच्चाई की बात करते हैं। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो हम सच्चाई की बातें करते हैं। ओके, इट इज बट नेचुरल दैट ड्यू टू इट्स ट्रूथफुलनेस इट मस्ट बी इम्पार्शियल। ये इम्पार्शियल है, रीजन है क्योंकि ये सच्चाई है, रीजन बताते हैं। We can understand it through the following example by comparing this with impartiality maintained in legal matter. अच्छा, अब जैसे लीगल मैटर की अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि लीगल मैटर की अगर हम बात करें तो पार्शलिटी के अलग अलग मायने नजर आते हैं। अब देखो, ध्यान देना, इन्होंने क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो बट इस पार्ट में कुछ अलग ही लिखा हुआ है, उसको समझिए। कह रहे हैं कि अगर हम लीगल मैटर से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम दोनों को अगर एक दूसरे के साथ जोड़े तो क्या होता है, जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों हो जाता है? अ गुड जज विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल बिटवीन मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चांग सिंह। मतलब जो अच्छा जज होगा वो इम्पार्शियल होगा। किसके बीच में? अलग अलग देशों के लोगों के बीच में, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो अंग्रेज हो, है ना। तो जब जब किसी भी पार्टी का केस आएगा तो जो जज होगा वो दोनों की पार्टी में सही अपना फैसला देगा। ठीक है, मतलब दोनों को एज इट इज रखेगा। ये रखा हुआ, मतलब इसमें एक इम्पार्शियल बिहेवियर जज का हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर गुड साइंटिस्ट की बात करें तो अब वो कैसे देखेगा? वो लोगों को ह्यूमन बीइंग की तरीके से देखेगा, मिस्टर स्मिथ को देखेगा, वो किसी कीड़े मकोड़े को भी देखेगा, वो सोलर सिस्टम को भी देखेगा, है ना। इट मींस ही विल ट्रीट ऑल ऑफ देम। वो सबको एक जैसे देखेगा, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को देखेगा, बट ये कहने का इनका मतलब है ये उन सबको देखेगा जो भी चीजें अवेलेबल है सोलर सिस्टम में। लेकिन जो ये लीगल मैटर वाला है वो सिर्फ एक चीज को देखेगा कि आदमी को सही तरीके से न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अन्याय तो नहीं हो रहा। तो ये चीज इम्पार्शियली में बताई है। हाँ, इसमें लिखा हुआ हाउ इम्पार्शियलिटी इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। वही सारी चीजें हैं, दोबारा फिर से समझ आ जाएगा, इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। द इम्पार्शियलिटी शोन इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। ये डिफरेंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बोथ हैव गॉट देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। देखो, दोनों के पास अलग अलग क्वालिटीज हैं। किसकी बात करें? साइंटिफिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हेल्डन कहते हैं, हेल्डन हैज वेरी डीपली स्टडीड द आउटकम ऑफ बोथ देम। पता नहीं स्टडी कैसे कर लेते हैं इतनी चीजों की, यहाँ तो दिमाग ही नहीं है, यहाँ तो पढ़ाओ उसके बाद नींद ही आ जाती है। एज रिगार्ड्स impartiality, his statement is worth quoting. A good judge will try to be impartial between two people, Mr. John Smith and Mr. ये जो अच्छा जज है वो दो पर्सन के बीच में इम्पार्शियल होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो पूरी दुनिया के बीच में इम्पार्शियल होने की कोशिश, पूरे सोलर सिस्टम को लेकर के इम्पार्शियल होगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पता है क्या कह रहे हैं? इनकी जो स्टडी है वो ये कह रहे हैं कि कोई जज होगा ना, अगर मान लो केस आया मिस्टर जॉन स्मिथ का और मिस्टर चंग सिंह का और मिस्टर अर्थवर्म का, तो ये जो बात करेंगे ये ह्यूमन बीइंग की करेंगे, अर्थवर्म का थोड़ी ना केस लेंगे। लेकिन अगर साइंस की बात करें, अब पता नहीं उन्होंने स्टडी क्यों की होगी,
तो अगर साइंस की बात करें तो ये सोलर सिस्टम को अलग तरीके से देखते हैं। इनके लिए मिस्टर स्मिथ भी एक चीज है, टेप वॉर्म भी एक चीज है और सोलर सिस्टम भी एक चीज है। बात ये है। तो द इम्प्लीकेशन इज क्लियर। A good judge will not allow his specific nationality to interfere with the legal examination of a person. ठीक है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना सिंपैथी ह्यूमन बीइंग की तरीके से पास करेगा और लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है। अच्छा, और साइंटिस्ट क्या है, वो कोई भेद नहीं करेगा, चाहे वो टेपवॉर्म के बारे में बता दे, चाहे सोलर सिस्टम के बारे में बता दे, चाहे आदमी के बारे में बता दे, है ना। तो बस यही चीजें इसमें दी गई है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। आपको चीजें समझ आई? क्वेश्चंस पर आ जाए। शैल वी जंप टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टुडे। एक दो और पढ़ लेते हैं जरा। ये देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉड्स आई व्यू? भगवान की नजर से आप क्या समझते हैं? इस पैसेज में कहा गया है। अरे कोई बाहर खड़े होकर हॉर्न बजा रहा है। When and how may scientific point of view be called God's eye view? To a scientist, all phenomena is of the same emotional level. मतलब ये कह रहे सारी घटनाएं एक ही लेवल पर होती हैं साइंटिस्ट के लिए, समझ रहे हो? उसका दिमाग एक ही तरीके से चलेगा, चाहे कोई घटना हो जाए, चाहे उसका ब्रेकअप हो जाए, चाहे शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। साइंटिफिक स्टैंड ऑफ व्यू से वो बात ही नहीं करेगा फीलिंग्स की। Therefore, whether anything is individually small or big, it is the same. कोई भी चीज बड़ी है, छोटी है, किसी के पास बहुत पैसा है, कम पैसा है, गरीब है, अमीर है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर है ना। फॉर ये भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? फॉर इंस्टेंस, टू अ साइंटिस्ट, अ टेपवॉर्म इज नॉट कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणित। ये जो कंटेम्प्टिबल लिखा है, इसका मतलब होता है घृणित। अब जब इनको इतनी ही सिंपल लैंग्वेज लिखनी थी तो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। अब इन्होंने इतना बड़ा वर्ड डाल दिया, कह रहे हैं कि हम तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लेके आए हैं, हद करते हैं। टू अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए अ टेपवॉर्म इज नॉट कंटेम्प्टिबल। वो टेपवॉर्म से घृणित नहीं है, नॉर इज सोलर सिस्टम, बल्कि ये तो उसके लिए इंस्पायरिंग है। इन वन केस ही हैज टू ओवरकम हिज कंटेम्प्ट। उसको अपने कंटेम्प्ट की बात करनी है जिससे वो आगे निकल सके, ठीक है, और अपने फियर को पीछे छोड़ना है। ये तो हो गई किताबी बातें। एंड इन बोथ केसेस देयर इज अ चेक इन वंस फीलिंग्स। अब भगवान की अगर हम बात करें, गॉड्स लव एंड कंपैशन इज कंसर्न्ड, इट इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिवर्स। जिस तरीके से साइंस की चीजें जो है, साइंस की चीजें हर जगह फैली हुई हैं और किसी भी तरीके का इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वैसे ही भगवान जो है सब पर अपनी आस्था बना के रखते हैं। टू गॉड अ बेगर इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज अ किंग। भगवान के लिए बेगर और किंग दोनों बराबर हैं, दो दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा। दोनों की स्ट्रेटा अलग है, दोनों की डायमेंशन अलग हैं। इवन देन फॉर अ गॉड एवरीथिंग इज जस्ट अ सेम। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज को समझिए। ये कह रहे हैं कि गॉड्स आई व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये सेम हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? तो इसमें कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे साइंस जो है कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है, सब कहता है, सच्चाई के आधार पर बात करते हैं और किसी में किसी को घृणा की नजर से नहीं देखते, उसके लिए सब बराबर है। वैसे ही भगवान के लिए सब बराबर है। अब भगवान को इसलिए लाए होंगे जिससे लोग क्वेश्चन ना करें कि अच्छा तुम भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, साइंस की बात करके भगवान को नकार रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम भगवान को नहीं नकारेंगे, हम भगवान को जरूर इसमें डालेंगे। जैसे मूवीज नहीं होती हैं, अब मूवीज में बता रहे होते हैं कुछ तार्किक, फिर उसमें भगवान की आस्था डाल देते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा ओ माय गॉड, एक मूवी आई थी परेश रावल की, शायद परेश रावल ही था, ओ माय गॉड था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगा कि उस मूवी में भगवान की इंसल्ट हो रही है। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर आप उस मूवी को पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें साफ पता चल रहा है कि भगवान की इंसल्ट नहीं, बल्कि भगवान को ना और भी ज्यादा मतलब अब उसमें एक तरीके से अपीजमेंट हो रहा है कि भगवान को और भी ज्यादा आगे ला करके अलग तरीके से देखने के लिए मानव को तैयार किया जा रहा है, पब्लिक को तैयार किया जा रहा है। तो इतने ज्यादा लोग डरते हैं इन सब चीजों को कि वो बताना ही नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई, अब उसने भगवान की इंसल्ट की थी, परेश रावल थे, शायद परेश रावल था। तो लास्ट में ना उसको बड़ा अजीब सा उसके ऊपर उसकी हालत खराब हो गई थी और वो अजीब सा हो गया था, आई थिंक। मतलब उसको शायद पोलियो हो गया था, कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है। और वो शायद शायद बहुत हालत खराब हो गई थी और हॉस्पिटल में पड़ा था। तो इस सब से क्या मतलब निकाले आदमी? स्टार्टिंग में यू आर ट्राइंग टू बी अ रैशनल काइंड ऑफ पर्सन कि नहीं भगवान ऐसा नहीं करते, परेश रावल के थ्रू ये बता रहे हो उधर, और लास्ट में तो वही उसकी रेड पीट रहे हो। बहुत गलत बात है। मतलब एक स्टैंड है ही नहीं।
और अभी एक आदि पुरुष मूवी आई है, अब इसमें और अलग नाटक है, बता रहे लैंग्वेजेस बहुत गंदी है। अब ये मूवी में क्या कर रहे हैं, मतलब जो चीज जो हमारे जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो लैंग्वेज है, ठीक है, और हमें पता है हम ह्यूमन बीइंग हैं और लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लैंग्वेज जैसे संस्कृत बोलने वाले को हम पूज देते हैं एकदम। अब यही चीज आदि पुरुष में नहीं की गई, लैंग्वेज बहुत ही गंदी यूज कर, भले ही आपके इंटेंशंस अच्छे हों लेकिन अगर आपकी भाषा खराब है तो आप आदमी भी खराब है। और ये चीज इतना चीज बॉलीवुड ने पता नहीं सीखी नहीं है या उसके दिमाग में नहीं आई, इतनी घटिया लैंग्वेज यूज की है, बताओ। मतलब अब तेरे बाप की जलेगी ऐसे करके मतलब इसका मतलब क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनवायरनमेंट अफेक्ट द डेथ रेट? Give examples from tin as well as from our surroundings. Environment plays a dominant role to affect the death rate. It is not necessary that the environment of particular place will be suitable to the different places. Obviously, देखो डेथ रेट में जो environment है वो बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस जो है सब लोगों के लिए सुटेबल हो ही, इट डिपेंड्स ऑन देयर नेचर एंड द वे। एज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट सदर्न स्टेट मोर सुटेबल, जैसे निग्रोज की अगर हम बात करें तो साउथ का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए ज्यादा सुटेबल है नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले, तो वो वहां ज्यादा जीवित रहते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं रह पाते हैं, वहां ठंड ज्यादा होगी, साउथ गर्म होगा। एज सच देयर बर्थ रेट इन द सदर्न इज कंपैरेटिवली हायर देन नॉर्थ, तो उनका जो बर्थ रेट है वो सदर्न में थोड़ा सा हायर है नॉर्दर्न के मुकाबले। देयर यहाँ पे हेल्डेन जो है वो ये बताते हैं कि हाई डेथ रेट्स आर ड्यू टू द फैक्ट इन एन एनवायरनमेंट सुटेबल टू द व्हाइट मैन, राइट? यही तो है ना रीजन। They die of consumption and other disease. Likewise, the white man dies in the big schools of Africa. The जैसे निग्रोज आकर के इनके घर में मर जाते हैं वैसे ये लोग जाके उधर मर जाते जाके। तो ये कहने का मतलब है इट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल अफेक्ट, बस। ओके ओके, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, श्वेता कह रही है ऑब्जेक्टिव। बेटा आपको टॉपिक जो है आप समझो इसको, और ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कहाँ गए? हाँ, पहला क्वेश्चन है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज, क्या है? रिलेटेड टू ट्रूथ, इट इज इम्पार्शियल, हैज लॉजिक, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से। रूही सिंह डी, Sebastian is saying D. Okay. So the scientific standpoint of view is yes, related to truth. It is impartial. It has logic and all of the above. तो option D जो है वो correct होगा। A good scientist will be impartial between, क्या कह रहे हो? एक जो साइंटिस्ट है वो इम्पार्शियल होगा किसके किसके बीच में? ऑप्शन ए कह रहा है मिस्टर स्मिथ अ टेप वॉर्म एंड अ सोलर सिस्टम, दूसरा कह रहा है मिस्टर स्मिथ एंड मिस्टर सिंह, तीसरा कह रहा है हिम एंड अदर्स, चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो आंसर तो आपको पता होगा क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है। रितु, सेबेस्टियन, रूही, अब बाकी सारे बच्चे भी आंसर करें। देखो यहां पे लिखा है अ गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शियल बिटवीन, हाँ बता दिया, ठीक है। आपका आंसर जो है दैट इज करेक्ट। सो मिस्टर जो, अच्छा, अब ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है क्योंकि ये इम्पार्शियल है सारी चीजों के बीच में, लेकिन जो जज होगा, मतलब अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, मिस्टर स्मिथ और मिस्टर सिंह के बीच में वो लीगल तरीके से अपने केस को रखेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। पता है ना? 3 का सी। ओके, 3 का सी, फाइन, वेरी नाइस। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि हु रोट द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, इनइक्वालिटी ऑफ मैन लिखी है किसने? जेबीएस हल्दाने ने, ठीक है। अच्छा, जेबीएस हल्दाने की मृत्यु हुई है, गाइस आइडिया है कहाँ पे हुई होगी? ये तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन इनकी मृत्यु हुई है भुवनेश्वर में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में इनकी मृत्यु हुई 1964 में, ठीक है। 1964 में इनकी मृत्यु हुई भुवनेश्वर में, है ना।
व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड बाय साइंस? साइंस के तरीके से अगर हम देखें तो क्या डिटरमिन किया जा सकता है, ये बताइए। सो अब आप लोग सोचेंगे और बताएंगे कि क्या डिटरमिन किया जा सकता है। अभी मैंने पढ़ाया है गाइस। देखो, साइंस के द्वारा डिटरमिन किया जाता है लॉजिक और ट्रूथ। सही गलत क्या है ये नहीं, सच्चाई आनी चाहिए। सो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए एंड बी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हु डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग? मतलब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो ये थोड़ी सी उसकी बात है, दुख की। क्योंकि कोई भी चीज समझने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी नीड इज टू बी प्रेजेंट हियर, फिजिकली नहीं, मेंटली। मतलब अगर आपको समझ नहीं आया है, सो बेसिकली सबसे जरूरी चीज यही है कि यू हैव टू बी हियर। ओके, व्हाट्स नॉट ट्रू अबाउट साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट? अच्छा, साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट के बारे में आपके लिए, आपके नजर में क्या जो है वो सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है, इसमें इसमें आपको नंबर नहीं दिए गए हैं। नंबर 6 कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दूंगी। हाँ जी, बताओ। पहला ऑप्शन कह रहा है द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन रीजंस, ये रीजंस पर बेस्ड है। दूसरा कह रहा है ये इमोशनल नहीं है। तीसरा कह रहा है ये रैशनल है। चौथा कह रहा है इज बेस्ड ऑन रिलीजन। कह रहा है कोई कौन सा ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है बताओ? साबिस्टन ने बताया। बच्चों आप बताओ। मेधावी बता रहे हैं, रूही बता रही है। आपको ये बात समझ आ रही है ना कि देखो, जो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट होता है वो कभी भी रिलीजन की बात ही नहीं करता। सो इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, ये नॉट ट्रू है, ये नॉट ट्रू है। बाकी ये रीजन बेस्ड है, इमोशनल नहीं है, तार्किक है, ये तीनों बातें सत्य हैं। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, रितु नारायण एवरीबडी। नाउ ध्यान से देखना, लिखा हुआ है द पीपल ऑफ ओल्डर जनरेशन और द रूरल पीपल कवर देयर हेड विद अ टॉवल। आपको पता है कि पुराने जमाने के लोग अपना सर जो है वो टॉवल से कवर करते थे। व्हेन दे हैव टू वॉक इन द स्कॉचिंग सन, जब उन्हें कड़कती धूप में बाहर निकलना होता है। अब बताना है ये बात, इस बात को लेकर के आपको इन चारों पॉइंट्स को देखना है और इन चारों पॉइंट्स में निकालना है कि इस बात को लेकर के कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, जरा निकालिए, ध्यान से बताइए और मुझे बताइए आंसर देने से पहले एवरीबॉडी, मतलब आंसर दीजिए सारे लोग। सॉरी गाइज, मैं बोल रही काफी देर से और मैंने माइक ऑन नहीं किया, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। सॉरी एवरीवन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का वन बताया। मैं बोले जा रही, मैं सोच रही हूँ तुम लोग मेरी बात से तो अग्री नहीं कर रहे, क्या चक्कर है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये हमारा पैसेज में नहीं आया है, बट एक चीज क्लियर है कि हमें पता है ये कि इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन सा करेक्ट है, वाई विच इज इनकरेक्ट। तो अब इसमें इनकरेक्ट क्या है? अब उसका रीजन होता था, इनकरेक्ट ये है, इट इज बिकॉज दे हैव द बिलीफ दैट इट विल स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग सिक। ये गलत है।
क्योंकि ये सही है आपका, मतलब इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा। जिसने भी 4 बताया है वो करेक्ट है, क्योंकि दे फील सम कोल्ड ऑन देयर हेड। ऐसा होता था कि ठंडा फील करते थे कड़कती धूप में, जब उनके सर पे वो बंधी होती थी, पगड़ी होती थी, जब टॉवेल बांधते थे तो वो सर पे ठंडा फील करते थे। और इसलिए फील करते थे कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट इन स्कॉटलैंड। मतलब अब सर के थ्रू ना अब पानी जल्दी सूख जाता है ना ह्यूमन बीइंग का, तो उन पानी की कमी हो जाती थी। इफ पीपल कवर देयर हेड विद टॉवल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज मिनिमाइज्ड। तो ये तीनों ऑप्शंस अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दे आर इंटरकनेक्टेड। So if they are interconnected, so obviously we are going to opt the option number 4. So that is why we are going to opt this option. And now the thing is, if I haven't told you anything about this statement, listen to me, if I haven't told you anything about, even then you can spot the right option will be 4. This is called an approach, guys. If you have answered right here, everybody is saying fourth option is correct. And this is called an approach, and you have to maintain this till examination. Okay, chaliye. What do you understand by science? What are the basic tools of science? Everybody understands what science is. Science is an arranged and systematic knowledge of a specific subject, right? If one knows, देखो ये science जो है वो systematic knowledge है सारे subjects का, and it knows systematically about everything of a subject. He may be able to bring something new in that particular science. If he is expert in natural science, he may invent something new. मतलब कहने का मतलब है साइंस अलग अलग तरीके से चीजों की नॉलेज कर सकती है। चलो अब हम आपको बताते हैं, इनमें से 6 ऑप्शंस हैं। आपको ये बताना है कि जो साइंस के बेसिक टूल्स होते हैं उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। सोचो और बताओ। 1 2 3 4 5 6 4 ऑप्शंस आर हियर। अच्छा क्या मैं अंग्रेजी ज्यादा बोलती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको लगता है कि इट्स ओके, इट विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स? व्हाट? The basic tools of science are not correct. Okay, like I can speak in English if I want to. Okay. So I tell you, once orthodox thinking, कभी भी साइंस के बेसिक टूल में ऑर्थोडॉक्स नहीं आ सकता। तो हियर आंसर 6 इज इनकरेक्ट, मतलब पॉइंट 6 इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू बी इरेशनल। रूढ़िवादी सोच हमेशा आपको अतार्किक बनाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू विच इज इनकरेक्ट? इसमें बताना कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इनकरेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं वो क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। इनसे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चंस नहीं सामने आएंगे। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं सो यू आर इन गुड कंडीशन। बाकी अपना ग्रामर पे फोकस रखिए, और जो चीजें जैसे भी चलेंगी आई विल डू वर्क ओवर इट, और मैं बनाऊंगी। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। चलो इसको भी मैं समझाती हूँ। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है? Means the ideas which are critical and experimented, सही है ये, they are applied to the events of daily life, obviously they are supported by reasoning obviously। लेकिन साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है इसमें कभी भी हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शन नहीं आती है। समझ रहे हो? जो लोग आजकल अपना धंधा लेकर के बैठे हैं कि हम आपको देख करके भविष्य बता देंगे, वो कभी भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा है। उसके लिए भी एक मतलब प्रिडिक्शन के लिए भी एक थियरी है, उसके लिए भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। लेकिन हर कोई तो साइंस नहीं पढ़ के प्रिडिक्शन करने लगता है, हर कोई एस्ट्रोनॉमर तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ? हाँ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ओके और सब में फोर्थ है तो कहोगे यार ये सब में फोर्थ आ रहा है, इसमें भी लगा देंगे। जिसने ध्यान से सुना होगा ना आज का पैसेज उसको अच्छा लगा होगा, ट्रस्ट मी।
क्योंकि भगवान को मानने वाले तो आप सारे हैं, लेकिन अंधविश्वास आप में से कोई भी नहीं मानता, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हम अंधविश्वास मानते हैं थोड़ा बहुत, वो भी हमारी फैमिली मानती है इसलिए हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं। लेकिन अंधविश्वासी आप में से कोई भी नहीं है। भगवान का चलो कहते हैं एक सत्ता है, उसके पास पावर है, हमारा बिलीफ है, हम कमज़ोर हैं। लेकिन मुझे पता है कि अंधविश्वास जो है आपसे कोसों दूर है। साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमन इन 2 वेज़। इट इन्फ्लुएंसेस देयर ओपिनियन। ही अप्रोचेस अ फिजिकल और अ सर्जन इन केस। तो ये मैन की बात कर रहे हैं। ही बिलीव्स द अर्थ इज राउंड, हेवन आर एम्प्टी एंड मंकीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ मैन। सो बेसिकली ऑथर जो है वो सारी चीजें मानता है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें सही है, ठीक है। फिजिशियन और सर्जन होता है, वही बीमारी में काम आता है। कोई भूत चुड़ैल वाला डॉक्टर काम नहीं आता। विच डॉक्टर का मतलब भूत भगाने वाला। और वो कहता है कि पृथ्वी गोल है और स्वर्ग है, वहां कोई नहीं है। अप्सराएं और हूरें कहीं कोई नहीं है। मंकीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ मैन। और मंकी है वो सच में जो है पूर्वज है। बुरा मत मानिएगा, समझ आ रही है बात। चलिए, द इम्पार्शियलिटी शोन इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको समझाया है। फाइंड आउट द राइट आंसर। पहला ऑप्शन कह रहा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरा कह रहा है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रैशनैलिटी। इसका मतलब है कि दोनों ही ऑप्शन सही है, तो वी विल ऑप्ट ऑप्शन नंबर 3। बोथ आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 साबिस्टन ने बताया। हाँ जी। विच लीड्स द साइंटिस्ट। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। ये बताइए, कैन साइंस डिटरमिन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। इसमें दो ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना है और बताना है। क्या साइंस ये पता करती है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सही गलत का पता लगा पाती है क्या साइंस। बताओ, सोच के बताओ। क्या सही गलत का पता लगाने के लिए आपको साइंस की जरूरत पता है? नहीं है। ना ना ना। साइंस जो है वो ये डिटरमिन नहीं करती कि सही गलत क्या है। वो ये डिटरमिन करती है कि सच और झूठ क्या है। सही गलत जो है वो नहीं, सच और झूठ, राइट एंड रॉन्ग नहीं, ट्रू एंड फॉल्स। ये वाला ऑप्शन, साइंस कैन नॉट डिटरमिन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू डू सो। इट कैन वर्क आउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ ये सिर्फ क्या करती है, कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करती है। इट कैन नॉट पास जजमेंट ऑन देम। ये उस पे, अच्छा मान लीजिए एक रोबोट है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मान लीजिए एक रोबोट है, आप उससे पूछते हैं एक बात बताओ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरा उससे शादी करना सही है या गलत। क्या वो बता पाएगा? अब आती है दूसरी बात। आप उसके सामने रखते हैं कि देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसको उसके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और मेरी और उसकी जो क्या कहते हैं कंपैटिबिलिटी है वो 100% मतलब बढ़िया है, एकदम फिक्स्ड बढ़िया मैच है और हमारी ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो क्या ऐसा करना, मतलब अब वो सारी चीज़ें बताएगा। अब उसमें जजमेंट नहीं देगा। अब वो बताएगा कि हाँ, वो जो है उसके अंदर और तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं वो कंपैटिबल है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो वो रीज़न दे देगा आपको, सच बता देगा आपको, बट वो राइट और रॉन्ग या आपको डिसीजन मेकिंग में उसकी कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। तो रोबोट से आप इस पॉइंट को रिलेट करके समझ सकते हैं। सो यस, इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स ओनली। यस यस यस। सो वन ऑप्शन। कितना बढ़िया था आज का टॉपिक, मतलब सच में अगर मुझे मजा आ रहा है तो तुम लोगों को भी तो कुछ तो अच्छा लगा होगा। चलिए, डज एनवायरमेंट अफेक्ट द डेथ रेट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या एनवायरनमेंट जो है वो डेथ रेट को अफेक्ट करता है? बताना जरा, बताना जरा। सारे ऑप्शंस पढ़ो। पहली बात तो इसका ऑप्शन यस में होना चाहिए, तो ऑल आर करेक्ट है। ये मैंने आपको बताया है, ऑल आर करेक्ट। जितनी देर लगी मुझे क्वेश्चंस बनाने में उतनी जल्दी तुम लोगों ने कर डाले। वाओ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हु इज रिजर्वायर ऑफ डिजीज जर्म्स। मतलब नहीं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर नहीं, अकॉर्डिंग टू द व्हाइट अमेरिकन। ये मुझे एडिट करना पड़ेगा। व्हाइट अमेरिकन के हिसाब से, हाँ मेधावी, जैसे मेधावी आया और सबिस्टन और श्वेता, रूही और रितु ये लोग आंसर कर रहे हैं, तो उससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आप लोग को समझ आ गया टॉपिक।
ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताना, रेटिंग जरूर दे दिया करो यार बाद में। निग्रोज की बात कर रहे हैं, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। डिड द अमेरिकन सिविल वार अफेक्ट द निग्रोज? ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मैं बता देती हूँ। द अमेरिकन सिविल वार वाज एम्ड एज टू रेज द निग्रोज डेथ रेट एंड लोअर दैट देयर बर्थ रेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। मतलब ये ऑप्शन ए सही है, ए इज करेक्ट है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मतलब ए भी सही, इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। आगे आप इसको भी लगा सकते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिड द अमेरिकन सिविल वार अफेक्ट द निग्रोस? क्या सिविल वार जो अमेरिका का था उन्होंने निग्रोस को अफेक्ट किया? तो मैं बताऊं, यस किया, क्योंकि द अमेरिकन सिविल वार वाज एम्ड टू रेज द निग्रोस डेथ रेट एंड लोअर देयर बर्थ रेट। क्योंकि अमेरिकन सिविल वार का मेन रीजन ये था कि निग्रोस जो है ना, उनका डेथ रेट ज्यादा कर दे और बर्थ रेट कर दे कम। ठीक है, बिल्कुल भी ये पॉइंट गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अमेरिकन सिविल वार इस बारे में हो कि वो निग्रोस के राइट्स को सर्व करने की बात करे, ये बिल्कुल भी नहीं था। दिस